नमस्कार, एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी और 2024 में जो चुनाव होने हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में है जिला मंत्री भाजपा पंकज त्यागी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या भाजपा अब की बार फिर जीत करके केंद्र सरकार में आएगी या फिर जो 26 पार्टियों ने विपक्षी संगठन बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया, या अब की बार वो भाजपा को मात दे पाएगी? देखिए शशिकांत जी, निसंदेह 2024 में हम पूर्ण बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। और जो आपने अभी गठबंधन की बात की है, वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। वो ठगबंधन है। और राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत होते हुए देखकर वो बौखला गए हैं। आप उसको ठगबंधन क्यों बोल रहे हैं? ठगबंधन है, पब्लिक बोलती है, मैं नहीं बोलता। अच्छा, वो पब्लिक बोलती है, वो ठगबंधन क्यों लगता है कि ठगबंधन है? ऐसा इसलिए लगता है कि आज़ादी के बाद 62 साल तक उन्हीं लोगों की सरकार रही। बीच के 6-7 साल आप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, वो भी अल्पमत की सरकार थी, वो राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार थी। उसे छोड़ दें तो 62 साल तक उन्हीं की सरकार रही। 62 साल में उन्होंने देश को दिया भूमाफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, मेडिकल माफिया, हर क्षेत्र में माफिया। कितने ही आप गिन लो। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी। और उसके बाद से जो परिवर्तन देश में आया, देश की राजनीति में आया, और मैं तो कहूँगा दुनिया के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया, उसे देखकर पब्लिक खुद कहती है कि यह ठगबंधन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जब देश का बंटवारा हुआ उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, बहुत गरीबी उस समय देश में थी। तो शासनकाल जो रहा है कांग्रेस का, लगभग 62 साल जो उन्होंने शासन किया है, उसमें देश को काफ़ी तरक्की दी है। क्या आप मानते हैं इस बात को कि हाँ वास्तव में उस गरीबी से निकाल करके एक मध्यम वर्गीय तक लेकर के आई है कांग्रेस? तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 62 साल में काम नहीं हुआ। आपने ठीक कहा, कांग्रेस ने बहुत तरक्की दी है। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में तरक्की दी है, ठगी के क्षेत्र में तरक्की दी है, और जितने भी अपराध, हर चीज़ में कोटा सिस्टम। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। सन 90 से पहले जब किसी के यहाँ लड़की की शादी होती थी शशिकांत जी, अगर आपके याद हो, तो चीनी की बोरी लेने के लिए चीनी का कट्टा वो लिया करता था, उसे स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी, कोई भी हो, चूँकि परमिट सिस्टम था। किसी को एक मकान बनाना, छोटा सा गरीब आदमी को, तो सीमेंट लेने के लिए उन लोगों के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ती थी। ये तरक्की कांग्रेस की थी। हमारी सरकार आई, हर चीज़ में कोटा सिस्टम खत्म हुआ। आपने देखा होगा, किसी को जो कुछ चाहिए ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंस, बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के तहत। तो मैं भाजपा का जिला मंत्री हूँ, मुझे पहले मिल जाए, ये व्यवस्था नहीं है। तो शशिकांत जी को भी ऐसे ही मिलेगी, अन्य आदमियों को भी ऐसे ही मिलेगी, मुझे भी ऐसे ही मिलेगी। आयुष्मान कार्ड से कई लाख लोगों का फ्री में इलाज। आपके अनुसार पहले इन सब कार्यों में भेदभाव होता था? भेदभाव होता था। सिर्फ जो उनके परिचित थे या जहाँ पर उनके सिफारिश की बात होती, सिर्फ उन लोगों को इसका लाभ मिलता था। आज आम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंच रहा है। ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता आज के समय में हो रही है, आपके अनुसार, है ना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद में कहा है कि हमारा कोई भी कार्य तब सफल होता है जब समाज की अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ जाए। कांग्रेस की सरकारों में केवल अग्रिम पंक्ति में अग्रिम जो लोग थे, केवल वहाँ तक लाभ जाता था। और हमारी सरकार में क्या हुआ है, आप छोटी सी बात लो, किसानों के बिजली के कनेक्शन, ट्यूबवेलों के कनेक्शन, नलकूप पर लगे, ट्रांसपेरेंस व्यवस्था। पंकज त्यागी जिला मंत्री है या कोई भाजपा का बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री भी, समय से पहले जब नंबर नहीं आएगा तो शशिकांत जी के यहाँ कनेक्शन अपनी सिफारिश पर नहीं लगवा सकता। पोर्टल खुलेगा, नंबर आएगा तो सबके यहाँ लगेगा।
सीधी सी बात। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना, जिस स्थिति में हमारा देश था बंटवारे के समय, वो बहुत गरीबी उस समय देखने को मिलती थी। उसके बावजूद भी देश को गरीबी से निकालना और देश में विकास करना, ये भी तो एक बहुत बड़ा कार्य है। साथ साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की बात करें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है। उन्होंने पाकिस्तान जिस समय जो भारत पर अटैक कर चुका था, 2 बार उन्होंने अटैक किया, उस समय तक उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना, तो ये भी तो एक बड़ी बात है। आप सही कह रहे हैं, बांग्लादेश बनाया 2 टुकड़े करके। हमारे सैनिक बहुत बहादुर से लड़े और हम मोर्चे पर विजयी हुए, लेकिन नतीजा क्या? जब वार्ता की टेबल पर हमारे राजनीतिक लोग बैठे, जिनका भी आपने नाम लिया है, वो लोग बैठे, तो हम सारा का सारा वापस कर आए और अपना पीओ के छोड़ आए। क्यों भाई, क्या किया आपने? जब लड़ाई हम जीत रहे थे, हमारे सैनिक जीत रहे थे, वार्ता की टेबल पर हम क्यों आ रहे? क्योंकि राजनीतिक कमजोरी थी। राजनीतिक कमजोरी के कारण हमारे सैनिकों का बलिदान बेकार गया। कारगिल में भी युद्ध हुआ, हुकूमत सरकार की चला रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन हम वार्ता की टेबल पर नहीं आ रहे। हमने कहा जब तक एक एक आतंकवादी वापस नहीं जाएगा तब तक हम गोलीबारी जारी रखेंगे। तो उसके बाद पुलवामा अटैक जितने भी अब हुए, हमने अंदर घुस कर मारे। हम कहीं भी वार्ता की टेबल पर हमारे सैनिकों के साथ साथ आदरणीय मोदी जी भी लड़ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे, कुछ लोगों ने सबूत भी मांगे थे कि हमें सबूत दो कि वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये एक विडंबना है इस देश की। लोकतंत्र में तर्क तो होना चाहिए, लेकिन उसकी एक कुछ सीमाएं रखनी चाहिए। सैनिकों के बलिदान या सैनिकों के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए और उन सब वीडियो की जरूरत नहीं है मांगने की, मेरे हिसाब से। आज मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है और इजराइल में मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति वहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 दिन के अंदर 5 लाख रिजर्व सैनिक इकट्ठे करना, जो कि विदेशों में अपना काम कर रहे हैं। किसी ने अपनी इंडस्ट्री लगा रखी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना कुछ और काम कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने देश वापस आ जाते हैं। ये राष्ट्रभक्ति वहाँ पर किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया कि आपने कितने मारे हैं कि नहीं मारे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इवन वहाँ की जो मीडिया है उसने भी कभी किसी तरह का सवाल नहीं उठाया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सेना से सबूत मांगा जाता है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं की है। तो इस तरह की मानसिकता के जो हमारे देश में लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये देश को आघात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2024 के जो चुनाव हैं, उसमें आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? क्राइम भाजपा के प्रमुख मुद्दे क्या है? किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना और जीतने की आप बात कर रहे हैं? क्राइम फ्री पूरा देश जो है, इसमें आप यूपी की ही बात लो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में क्राइम फ्री स्टेट हुआ। ये राम राज्य जिसे कहा जाता है, राम राज्य की जो अवधारणा थी वो बिल्कुल सच यूपी में साबित हो रही है। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, आयुष्मान कार्ड के द्वारा हर जगह मेडिकल कॉलेज बनाना। कांग्रेस ने इतने दिन में 1 एम्स बनाया और हमने असंख्य मेडिकल एम्स बनाए इस सरकार में। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप 90 दिन अगर किसी रास्ते से नहीं जाएंगे तो एक नया रास्ता आपको बना हुआ तैयार मिलेगा। हाईवे, एक्सप्रेस वे, स्टेट हाईवे। आम व्यक्ति के लिए सरकार ने क्या सुविधा दी? आम व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी फैसिलिटी। हर जगह लगभग 80% ग्राम पंचायतें मैं बात करूं तो वाईफाई से कनेक्टिविटी से जुड़ चुकी हैं और उससे ऑनलाइन क्लास। आपको चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि ऑनलाइन क्लास से विद्यार्थियों को कितना लाभ पहुंच रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देहात के जो बच्चे थे जिन्हें कई किलोमीटर साइकिल चलाएगा कोचिंग के लिए शहरों में जाना पड़ता था, तो वो गाँव में ही ऑनलाइन क्लास ले रहे और उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन। शिक्षा माफिया का खात्मा, जो
पहले बोर्ड में ठेके छुटा करते थे कि पास कराएंगे ये होंगे, वो पिछले 5-6 सालों से लेकिन बिल्कुल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने अडानी को पूरा देश बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिए है, बंदरगाह बेच दिए है, रेल बेच दी है, बहुत सारी चीजें उनका कहना है कि अडानी को बेच दिए है और ये सरकार अडानी की सरकार है। आप इस पर क्या कहेंगे? पब्लिक को सुविधाएं चाहिए। हमारा राष्ट्र परम वैभव की ओर कैसे जाए? वो उसमें अडानी जी से सहयोग कर रहे या अंबानी जी कर रहे या कोई भी कर रहा है, और एयरपोर्ट बेच दिए हो गए। हवाई जहाज तो बंद नहीं हुए, सेवाएं तो बंद नहीं हो रही, सेवाएं जारी हैं, पहले से सस्ती है, महंगी नहीं है, पहले से सस्ती है। आम आदमी और ज़्यादा चल रहा है। पहले गांव का आदमी कोई ही जहाज में बैठ पाता था, अब परिवारों में से हर परिवार में 1-2 आदमी जहाज में जरूर बैठता है। एयरपोर्ट सहारनपुर में भी चालू होने वाला, जेवर में भी चालू होने वाला है। वो कोई भी कर रहा है, इससे क्या लेना, कोई ना कोई तो करेगा। और रही बात बेचने की या खरीदने की, ऑक्शन निकलने जाते हैं, आप ले लो ना, कोई मना कर रहा है, आप लो। अच्छा, समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है कि एक अराजकता का माहौल आज देश में भाजपा ने बना दिया है, जहां 2 वर्गों में देश बढ़ रहा है, हिंदू और मुसलमान की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करती। इस पर क्या कहेंगे? इस देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर कहेंगे कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुस्लिमों का है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए नेता कहेंगे कि राम भक्त अयोध्या में पर नहीं मार सकते, घुस नहीं सकते। वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। राम भक्तों पर गोली भी राम भक्तों को गोली चलाएंगे, और हिंदू मुस्लिम की बात हम कर रहे हैं, केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं होगा। मुस्लिम किसे निकल रहा है? मुस्लिमों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 2017 से चल रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, देश में 2014 से चल रही आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। कितने मुसलमान निकाल दिए भाई? क्या किया? मुस्लिम खुश हो, आपने मुस्लिम को अपराध की तरफ धकेला। मुस्लिम केवल अपराध करता था, अराजकता पाता था। जॉर्डन में कार्टून बन रहा है किसी का, और एक वर्ग के लोग 2005 में देवबंद जैसे छोटे से शहर में एसडीएम कोर्ट और गेस्ट हाउस की तोड़ देखते हैं। अराजकता वो थी। 2013 में पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारियों से AK-47 छीन लेते हैं एक वर्ग के लोग आपकी सरकारों में। 2014 और 2017 के बाद किसी ने एक पिस्टल भी छीनने आ गया, किसी ने एक होमगार्ड को भी हाथ लगाया क्या? हम काहे में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं भाई? हम केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब एक सवाल मैं और करना चाहूँगा आपसे। जो विपक्षी पार्टियां हैं आजकल ये जाति गणना पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ये कहते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या उसका उतना ज़्यादा हक। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये सही है? क्या देश के लिए जो आने वाला भविष्य है उसमें जातियों में बांटना, लोगों को जातियों में बांटना और फिर जितनी संख्या है उसके अनुसार उसको अधिकार देना, क्या ये सही है? शशिकांत जी, एक तरफ हम बात करते हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जाति की गणना करो। क्योंकि यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। यानी कि एक और तो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जातियों में तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? ये गलत है, ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। ये स्पष्ट रूप से मेरा कहना है, जिन लोगों के जो कहते हैं ना कि दुकान में सौदा नहीं रहा, जिन लोगों की दुकान में सौदा नहीं रहा वो ये करते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि वाहनों को भी जिसने जाति लिख रखी उनके चलान काटो, पकड़ कर जाति लिखना बंद करो भाई। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। ये कहते हैं कि नहीं जाति में तोड़ो, जाति में तोड़ो। इनका नारा है जाति में तोड़ो राज करो, हमारा नारा है भारत जोड़ो। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ठीक, अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से एकजुट हुई है, तो अब की बार 2024 चुनाव में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये तो काल्पनिक सवाल है। 2024 के चुनाव में इस देश की जनता निर्णय ले चुकी है, आदरणीय मोदी जी रिपीट होंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो ये तो काल्पनिक सवाल है, जनता ने निर्णय ले लिया।
कल्पना करने से तो मेरा भी मन करता है मैं प्रधानमंत्री बनूं, आपका भी करता है, आप भी। नहीं, जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि अब राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद वो आम व्यक्तियों से जाकर के मिल रहे हैं, उनसे उनके विचार जान रहे हैं, उनसे जान रहे कि धरातल पर किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अब की बार गठबंधन सरकार जीतेगी और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को ही अपना प्रमुख नेता मान करके चल रहे हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, उन्हें देखना चाहिए, लेकिन मेरी शुभकामनाएं राहुल जी के साथ हैं। वो 2024 के चुनाव के बाद एक मैच्योर विपक्ष के नेता के रूप में, परिपक्व विपक्ष के नेता के रूप में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। तो 2024 में कितनी सीटों से आप जीतने वाले हैं? प्रचंड बहुमत से, प्रचंड बहुमत मिलेगा। पिछली बार जितनी सीट आई थी अब की बार ज्यादा की उम्मीद है या कम रहेंगी? 1.5 गुना ज्यादा। 1.5 गुना ज्यादा। 1.5 गुना ज्यादा सीट मिलेगी। तो आपके अनुसार तीसरी बार फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और हैट्रिक मारेंगे, आपको ये विश्वास है? मुझे तो शशिकांत जी ये विश्वास है कि 2029 में भी हमारी सरकार बनेगी। 2047 तक अब हमारी सरकार रहेगी, 47 के बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां 26 पार्टियां हैं, एक व्यक्ति 26 पार्टियों से लड़ने की बात कर रहा है और फिर भी अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि 26 पार्टियों का इकट्ठा होना ही हमारी जीत का लक्षण है? आपको लगता है कि ये चुनाव तक इकट्ठा रहेंगे? नहीं, चुनाव तक इकट्ठा, पहली बात तो ये तो उनका काम है, चुनाव तक वो इकट्ठा रहे या अलग अलग हों, इससे हमको कोई फर्क नहीं, अलग अलग लड़े या इकट्ठा होकर लड़े, सरकार हमारी बनेगी। क्योंकि एक टेबल पर तो गठबंधन कहता है कि हम मिल करके लड़ेंगे, और वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें पंजाब की, हरियाणा की, तो वहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपना दावा कर दिया है कि भाई हम तो अलग अलग लड़ेंगे, यहाँ पर हम बहुमत में है तो हम अपनी सीट दूसरी व्यक्ति को, दूसरी पार्टी को नहीं देंगे, वहाँ पर हम अपना अकेले लड़ेंगे। तो ये गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट की भी बात है। लोकल स्तर पर देख लीजिए, आप दिल्ली में बैठ के गठबंधन बना रहे, लोकल स्तर पर यहाँ सपा लोक दल के नेता लड़ रहे आपस में, हर जगह यही है। पश्चिम बंगाल में ममता जी और कांग्रेस लड़ रहे, कम्युनिस्ट लड़ रहे, शायद पंजाब में आपने बताया अभी, हर जगह यही स्थिति है। बंगाल में ममता बनर्जी कह रहे हैं कि भाई हम भी अपना सेपरेट चुनाव लड़ेंगे, हम किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। कारण क्या है, वो हर जगह अपने राज्य में नहीं लड़ेंगे, बाकी सब जगह गठबंधन के साथ है, लेकिन अपने राज्य की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, हम दूसरी पार्टी के साथ कोई समझौता यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये गठबंधन में कहीं ना कहीं शशिकांत जी, चाणक्य जी ने कहा था कि यदि सभी विपक्षी इकट्ठे हो जाएं, सभी दुश्मन इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब है ईमानदार व्यक्ति शासन में है। तो ये सिद्ध हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, अभी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, भारत देश के नागरिक इजराइल के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने हमास यानी फिलिस्तीन का समर्थन किया है, हमास का नहीं, सीधा फिलिस्तीन का समर्थन किया और कहा है कि वहां पर जो हमास पैदा हुआ है वो इस वजह से पैदा हुआ कि इजराइल ने उनकी जमीन को दबाया है और ये उसका प्रतिकार है, यानी कि वे अपनी जमीन को खाली कराने के लिए वहां पर अटैक कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है कांग्रेस की। जब फिलिस्तीन अस्तित्व में आया तो उसे किसी मुस्लिम देश ने मान्यता नहीं दी, सबसे पहले भारत ने मान्यता दी। क्यों दी? क्योंकि यहाँ सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं उन्हीं की सरकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वही कहा है जो कांग्रेस ने कहा है, दारुल उलूम ने भी यही कहा है, जमीयत उलेमाए हिंद ने भी यही कहा है, ISIS ने भी यही कहा है और अल-कायदा ने भी यही कहा है। अधिकतर मुस्लिम संगठनों ने एक ही बात कही है, जिसका कांग्रेस समर्थन कर रहा है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं दुनिया के, इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, उन सब ने यही कहा है और कांग्रेस ने भी यही कहा है। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की मेंटलिटी। तो आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस
इस्लामिक आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रही है। केवल और केवल राष्ट्रवाद, हिंदू विरोध कांग्रेस की नीति है। इसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल और केवल हिंदू विरोध, राष्ट्रवाद का विरोध। वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाए, वो सिमी के समर्थन में हो जाए, उन्हें कोई उनका नहीं। तो लोकसभा चुनाव में जनता किसको चुनने वाली है आपके मैंने अनुसार? बताया, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। मुस्लिम तुष्टीकरण मुद्दा है, मुस्लिम तुष्टीकरण। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक बड़ी संख्या मुस्लिमों की है। अगर वो एकत्रित होकर के कांग्रेस को वोट देते तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भाजपा खतरा है इस बात से? 2014 में भी दी थी, 19 में भी दी थी। नहीं, तब एक एक सरकार थी ना, सब अलग अलग पार्टियां थी। अब वो 26 पार्टियां इकट्ठी हैं। नहीं, वो हर जगह, वो एक प्रदेश में एक है, एक में एक है, एक में वोट तो वही है। तो इकट्ठा चला, इकट्ठा ही पहले लगा था। तो आपका विश्वास है कि भाजपा राष्ट्रवादी ताकतों के समर्थन से, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी ताकतों के समर्थन से पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और प्रचंड बहुमत से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से, पहले से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पंकज त्यागी, जिला मंत्री भाजपा सहारनपुर से। इन्होंने बताया कि 2024 में भाजपा पहले से भी 1.5 गुना ज्यादा वोट लेकर के प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। और विपक्ष के बारे में कहा कि वो विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वह केवल जाति बांटों में या फिर हिंदू मुस्लिम बांटों में इस तरीके की बातें करके लोगों को बरगलाने का कार्य कर रही है। बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।